हम जो हैं वो बात करते हैं सबसे पहले कैश ट्रांजैक्शन की कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड कैश ट्रांजैक्शन। ओके जी, हियर वी गो। कुछ बुलेट्स बना के मैं इस कैश ट्रांजैक्शन को एक्सप्लेन करूँगा कि इन कैश ट्रांजैक्शन के जो कैश ट्रांजैक्शन होती है, इन कैश ट्रांजैक्शन कैश इज़ received और पेड एट स्पॉट। ठीक है, एट स्पॉट भी लिख सकते हैं, ऑन स्पॉट भी लिख सकते हैं कि कैश ट्रांजैक्शन में कैश रिसीव किया जाता है या पे किया जाता है एट स्पॉट। देखें, अगर तो आप चीज़ें बेच रहे हैं तो आप एट द स्पॉट कस्टमर से कैश रिसीव करेंगे, और अगर आप चीज़ें ख़रीद रहे हैं तो आप एट द स्पॉट सप्लायर को पे करेंगे। ठीक है। नंबर 2, in cash transaction cash is directly involved। ठीक है, कैश इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा, यानी कि एक्सेप्ट आपकी पेमेंट जो है वो कैश में ही की जाएगी अगर आप सप्लायर को पे कर रहे हैं, और अगर आप कस्टमर से रिसीव कर रहे हैं तो एक्सेप्ट आप कैश ही करेंगे। कैश इज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व। ऐसा नहीं है कि आपने चीज़ें बेची और कस्टमर आपको कहता है कैश तो नहीं, ये गोल्ड रख लें, ये प्राइस बॉन्ड रख लें। नहीं, आपने कैश ही जो है वो लेना है और सप्लायर को कैश ही जो है वो पे करना है। नंबर 3, कैश ट्रांजैक्शन में देयर आर टू पार्टीज, that is buyer and seller। कैश ट्रांजैक्शन में दो पार्टीज़ होती हैं, एक बायर होता है और एक सेलर होता है, और दोनों का रिलेशनशिप जो होता है दे हैव शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप। उनका जो रिलेशनशिप होता है वो बहुत ही मुख्तसर होता है। मुख्तसर से मुराद क्या? देखें, जब आप किसी ब्रांड पे जाके कोई भी चीज़ ख़रीदते हैं और आप एट द स्पॉट उनको पे कर आते हैं, तो इसका मतलब क्या है? जब आप दुकान से बाहर निकलेंगे तो वो सप्लायर आपको याद नहीं रखेगा और ना ही आप उस जो सप्लायर को याद नहीं रखेंगे। ऐसा ही है ना? तो आपका और उसका रिलेशनशिप बड़ा ही शॉर्ट टर्म होगा। इसी तरह हम अब क्रेडिट ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। क्रेडिट ट्रांजैक्शन में कैश इज रिसीव्ड और पेड। इन क्रेडिट ट्रांजैक्शन कैश is received or paid in future time period। ठीक है, अगर आप चीज़ ख़रीदते हैं तो आप पे फ्यूचर में करेंगे, एट द स्पॉट नहीं पे करेंगे। अगर आप चीज़ बेचते हैं तो एट द स्पॉट आप कस्टमर से पैसे नहीं लेंगे बल्कि फ्यूचर में लेंगे, तो इसको कहते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। इसमें कैश इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। कैश इनडायरेक्टली इन्वॉल्व। ठीक है, कैश इज़ इनडायरेक्टली इन्वॉल्व। इसका मतलब क्या है? देखें, आपने चीज़ें ख़रीद ली हैं, चीज़ें तो आपको दे दी जाएंगी, लेकिन पेमेंट आप फ्यूचर में करेंगे। डायरेक्टली पे तो नहीं कर रहे ना, इनडायरेक्टली पे करेंगे फ्यूचर में। तो पे तो कैश ही करना है, तो कैश डायरेक्टली एट द स्पॉट इन्वॉल्व नहीं है बल्कि इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन में टू पार्टीज़ होती हैं। देयर आर टू पार्टीज़ इन क्रेडिट ट्रांजैक्शन, दैट इज़ डेटर एंड क्रेडिटर। एक डेटर है और एक क्रेडिटर है। देयर रिलेशनशिप इज़ लॉन्ग टर्म unless the amount outstanding या due is settled।
जब तक आउटस्टैंडिंग अमाउंट सेटल नहीं होती तब तक उनका रिलेशनशिप बरकरार रहेगा। आप चीज़ उधार पे ले आएँ, आप जब चीज़ें ले आएँ तो क्या वो सप्लायर आपको भूल जाएगा? नहीं, वो नहीं भूल सकता। आप जब चीज़ें बेच रहे हैं कस्टमर को उधार पे, क्या आप भूल जाएंगे उसको? जब तक वो अमाउंट पे नहीं करेगा तब तक आप नहीं भूलेंगे। तो देयर रिलेशनशिप इज़ लॉन्ग टर्म अनलेस एंड अनटिल द आउटस्टैंडिंग अमाउंट इज़ डिस्चार्ज। ठीक है, मेक सेंस? तो ये हमारे पास क्रेडिट ट्रांजैक्शन का कॉन्सेप्ट था। अब जिस तरह टर्मिनोलॉजीज़ हमारे पास आती जाएंगी इस तरह हम इसको एक्सप्लेन करते जाएंगे। थोड़ा सा आगे मूव करते हैं और देखते हैं कि इसके बाद देखें हमने यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो लिखे हैं। एक पार्टी डेटर होती है और एक पार्टी क्रेडिटर होती है। अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि डेटर कौन है और क्रेडिटर कौन है। याद रखिएगा कि जब भी अब आपने अकाउंटिंग करनी है ख़ुद को आपने बिज़नेस बना लेना है। क्या बना लेना है? बिकम योरसेल्फ अ बिज़नेस। ठीक है, आप अपने आप को क्या बनाएंगे कि जब भी मैं कहूँगा कि आप कौन हैं तो आप कहेंगे कि सर हम बिज़नेस हैं। तो जब भी आपने अकाउंटिंग करनी है आपने ख़ुद को बिज़नेस बनाना है, ना कि आपने ओनर बनाना है, ना ही आपने अपने आप को कोई और पार्टी बनानी है। सो बिकम योर सेल्फ अ बिज़नेस, कि आप कौन है? बिज़नेस हैं। तो अब जो भी टर्मिनोलॉजी आप देखेंगे वो एज अ बिज़नेस देखेंगे कि आपके साथ क्या मामला हो रहा है, आप बिज़नेस हैं। तो अब हमने बेसिकली अगली टर्मिनोलॉजी जो पढ़नी है वो है क्रेडिटर, कि ये क्रेडिटर जो है ये कौन है। तो क्रेडिटर के बारे में हम ये कहते हैं क्रेडिटर इज़ अ पर्सन, फ्रॉम whom creditor is a person from whom business has purchased goods on credit and to whom money is payable। ठीक है, क्रेडिटर वो पार्टी है कि जिससे बिजनेस ने उधार पे चीज़ें ली हैं और जिसको फ्यूचर में बिजनेस ने पेमेंट करनी है वो कौन है? वो क्रेडिटर है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्रेडिटर वो पार्टी है, वो हमारा सप्लायर है जिससे बिजनेस ने उधार पे चीज़ें ली हैं जिसे फ्यूचर में पे करना है। लिहाजा क्रेडिटर को इसके अलावा हम और क्या कहते हैं? क्रेडिटर इज़ आल्सो नोन एज पेएबल। ठीक है, क्रेडिटर को पेएबल भी हम कहते हैं। आगे चलते हैं। अगली जो टर्मिनोलॉजी हमारे पास है वो क्रेडिटर के बिल्कुल ऑपोजिट है, डेटर है। डेटर कौन है? तो डेटर के बारे में हम कहेंगे डेटर इज अ पर्सन टू whom business has sold goods on credit and from whom money is receivable। ठीक है, डेटर वो पार्टी है, डेटर वो पर्सन है कि जिसको बिजनेस ने, हम कौन है? बिजनेस है, हमने चीज़ें उधार पे बेची हैं और जिससे फ्यूचर में हमने पैसे लेने हैं वो पार्टी हमारे लिए कौन है? वो डेटर है। अच्छा, इसके अलावा डेटर को हम और क्या कह सकते हैं? डेटर इज आल्सो नोन एज रिसीवेबल। ठीक है, डेटर को हम क्या कहेंगे? रिसीवेबल कहेंगे। रिसीवेबल वो पार्टी है
कि जिसको हमने उधार पे चीज़ें बेची हैं और जिससे हमने पैसे लेने हैं। अब इसको मैं ज़रा क्लियरली थोड़ा सा और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि देखिए, आप कौन हैं? आप बिजनेस हैं, ऐसा ही है। हु यू आर बिजनेस। बिजनेस का जो सबसे पहला रिलेशनशिप होता है वो डेवलप होता है किसके साथ? बिजनेस का सबसे पहला रिलेशनशिप सप्लायर के साथ डेवलप होता है। किसके साथ डेवलप होता है? सप्लायर के साथ। सप्लायर से जब बिजनेस उधार पे चीज़ें लेता है, सप्लायर से बिजनेस जब उधार पे चीज़ें लेता है, क्रेडिट गुड्स, तो बिजनेस ने फ्यूचर में सप्लायर को पे करना होता है, तो उस सप्लायर को हम क्या बोलते हैं? क्रेडिटर बोलते हैं। बिजनेस का अगला जो रिलेशनशिप है वो डेवलप होता है किसके साथ? वो डेवलप होता है कस्टमर के साथ। कस्टमर को बिजनेस क्रेडिट के ऊपर चीज़ें बेचता है, सेल करता है, और कस्टमर से फ्यूचर में बिजनेस ने पैसे लेने होते हैं, लिहाजा कस्टमर को हम डेटर लिखते हैं। यानी कि इनका रिलेशनशिप बायर और सेलर का तो बिल्कुल है, लेकिन जब क्रेडिट के ऊपर हो तो वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और वो डेटर और क्रेडिटर का बन जाता है। तो क्रेडिटर वो पर्सन है जिससे बिजनेस ने उधार पे चीज़ें ली हैं, जिसको पेमेंट करनी है फ्यूचर में, और डेटर वो पर्सन है कि जिसको उधार पे चीज़ें बेची हैं और जिससे अमाउंट फ्यूचर में लेनी है। मेक सेंस? आगे चलते हैं। अगली जो हमारे पास टर्मिनोलॉजी, एक बात आपने नहीं भूलनी, आपने खुद को क्या बना लेना है? बिजनेस बना लेना है। अगली जो टर्मिनोलॉजी है हमारे पास वो है कैपिटल। ठीक है, कैपिटल से क्या मुराद है? कैपिटल को हम डिफाइन करते हैं मनी और मनी वर्थ। मनी और मनी वर्थ इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। is known as कैपिटल। ठीक है, जब भी पैसा या पैसे की इक्वल वैल्यू की कोई भी चीज़ ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करते तो बिजनेस कहेगा ये ओनर का बिजनेस में कैपिटल है। इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें, वो मैं यहाँ हाईलाइट करने लगा हूँ। कैपिटल इज द liability of business towards owner। ठीक है, कैपिटल बिजनेस की लाइबिलिटी है किसकी तरफ? ओनर की तरफ। तो ये एक रियल एग्जांपल है इस चीज़ की कि ओनर को आपने बिजनेस से जुदा रखना है। ठीक है, आप कौन है? बिजनेस है। अच्छा, ये मनी और मनी वर्थ क्या है, इसको मैं एक एग्जांपल के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखें, एक पर्सन है, ओनर है, जिसने बिजनेस में 5 लाख इन्वेस्ट किया। ये मनी है, कैश है। मनी वर्थ क्या है? मनी वर्थ का मतलब होता है कि कैश के इक्वल वैल्यू की कोई भी चीज़, 10 लाख की वो गाड़ी बिजनेस में ले आया और कहा कि ये बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ होगी। अब गाड़ी मनी तो नहीं है ना, वो मनी वर्थ है। इसका मतलब पैसा या पैसे की इक्वल वैल्यू की कोई भी चीज़ जब ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो बिजनेस कहता है कि ये ओनर का कैपिटल है। तो बिजनेस क्या कहेगा? ओनर की इन्वेस्टमेंट कितनी है? 15 लाख। तो बिजनेस कहेगा ये ओनर का क्या है? कैपिटल है। तो जब ओनर कोई भी चीज़ बिजनेस में इन्वेस्ट कर देता है तो बिजनेस उसको कैपिटल कहता है। मेक सेंस? आगे चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है हमारे पास, अगली टर्मिनोलॉजी है वो है ड्राइंग्स की। ड्राइंग्स को हम डिफाइन करते हैं मनी और मनी वर्थ।
मनी और मनी वर्थ टेकन बाय द ओनर फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज। ठीक है, जब भी ओनर अपने ज़ाती यूज़ के लिए कोई भी चीज़ बिजनेस से विड्रॉ करके निकाल के ले जाएगा तो बिजनेस कहेगा ये ओनर्स ने ड्राइंग्स की हैं। इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है वो मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ड्राइंग्स आर द रिडक्शन इन ओनर कैपिटल। ठीक है, ड्राइंग्स क्या है? ड्राइंग्स बेसिकली ओनर के कैपिटल को रिड्यूस कर देते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, वही जो ऊपर मैंने एग्जांपल दिया उसको नीचे पेस्ट करता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। देखिए आप, ओनर ने 5 लाख का कैश इन्वेस्ट किया और 10 लाख की वो गाड़ी ले आया जिसको हम मनी वर्थ बोलते हैं, तो टोटल ओनर ने 15 लाख इन्वेस्ट किया। आफ्टर अ फ्यू टाइम पीरियड ओनर इसमें से 3 लाख निकाल के ले गया अपने ज़ाती यूज़ के लिए, तो इस 3 लाख को हम क्या कहेंगे? ड्राइंग्स बोलेंगे। जब ओनर 3 लाख निकाल के ले गया तो बिजनेस की जिम्मेदारी टुवर्ड्स ओनर इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? डिक्रीज होगी ना। अब बिजनेस कहेगा ओनर को कितना पे करना है? 12 लाख। ठीक है, तो ड्राइंग्स की वजह से ओनर का जो कैपिटल था वो ज़्यादा हुआ या कम हुआ? वो कम हो गया। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ड्राइंग्स जो हैं वो ओनर के कैपिटल को रिड्यूस कर देती हैं। मेक सेंस? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है, टर्मिनोलॉजी है ड्राइंग्स के बाद, वो है एसेट्स की। एसेट्स, ओके जी। एसेट्स को हम डिफाइन करते हैं कि एसेट्स आर द रिसोर्सेस कंट्रोल्ड बाय बिजनेस फ्रॉम विच इकोनॉमिक benefit is expected to flow। एसेट्स वो रिसोर्सेज हैं जिनको बिजनेस कंट्रोल करता है और जिससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट लेता है। जैसे आपने स्टेशनरी की शॉप खोली तो आपने जो शॉप ली है, जो उसमें फर्नीचर का काम करवाया है, जो उसमें आपने एसी इंस्टॉल करवाया, जो आपने उसमें केबल्स बनवाए, जो उसमें आपने फर्नीचर लगाया, वो सारा का सारा आपका एसेट्स है, क्योंकि उससे आपने फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट लेना है यूज़ करके। आपने शॉप के लिए गाड़ी ली है, वो क्या है? वो आपने जो एसी लगवाया है वो क्या है? आपने जो सारा का सारा वो जो लकड़ी का काम करवाया है, वो जो चेयर्स रखी हैं, वो जो रैंक्स बनवाए हैं, वो एसेट्स हैं। वो बेचने तो नहीं है ना, उनसे इकोनॉमिक बेनिफिट लेना है। एसेट की फर्दर 2 टाइप्स हैं। देयर आर फर्दर 2 टाइप्स ऑफ एसेट्स। एक है आपका करंट एसेट, वन इज करंट एसेट्स and the other one is non-current assets। अच्छा, नॉन करंट एसेट्स की फर्दर आगे से 2 टाइप्स हैं। देयर आर फर्दर 2 टाइप्स ऑफ नॉन करंट एसेट्स। कौन कौन से? एक है टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स और एक है इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। तो पहले हम देखते हैं करंट एसेट्स क्या होते हैं। नंबर 1 इज करंट
एसेट्स। तो बिजनेस के लिए करंट एसेट्स वो होते हैं जो बिजनेस को बेनिफिट्स देते हैं, विच गिव्स बेनिफिट। जब भी बेनिफिट की बात आएगी तो इकोनॉमिक बेनिफिट होगा। इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जिसमें मनी इन्वॉल्व हो, विच गिव्स बेनिफिट टू द बिजनेस फॉर लेस देन 1 ईयर। ठीक है, जो 1 साल से कम अरसे का बेनिफिट देते हैं किसको, बिजनेस को, उनको हम करंट एसेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, करंट एसेट्स। ऐसे एसेट्स, इसको मैं रीफ्रेज करूं अगर, तो करंट एसेट्स वो एसेट्स होंगे जिनसे बिजनेस ने 1 साल के अंदर अंदर बेनिफिट लेना है। इनकी एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, जो आपके दराज में पैसे पड़े हैं उससे 1 साल के अंदर अंदर यूज़ करना है ना, बेनिफिट लेना है, वो आपके लिए करंट एसेट है। जो बैंक में पैसे पड़े हैं बिजनेस के बैंक अकाउंट में। फिर जो डेटर्स हैं, डेटर्स मतलब रिसीवेबल्स, जिनको उधार पे चीज़ें बेची हैं, जिनसे फ्यूचर में पैसे लेने हैं, उनको आप डेटर्स बोलते हैं, रिसीवेबल्स बोलते हैं। उनसे 1 साल के अंदर अंदर पैसा निकलवाना है ना, बिकॉज यू कैन कंट्रोल दैम, यू कैन टेक द बेनिफिट आउट ऑफ द डैम, वो आपके करंट एसेट्स हैं। फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग स्टॉक। अब ये क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है? क्लोजिंग इन्वेंट्री से मुराद होता है आपने 10 मार्कर लिए बेचने के लिए, पूरे साल मेहनत करने के बाद 8 मार्कर बिक गए, 2 मार्कर नहीं बिके ना, वो अगले साल बेचेंगे, साल ख़त्म हो गया। अब वो जो 2 मार्कर नहीं बिके तो वो साल के आखिर में आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री बनेगा, क्लोजिंग स्टॉक बनेगा, वो आपके लिए करंट एसेट होगा। मेक सेंस? तो ये एग्जांपल्स हैं करंट एसेट्स की। अब बात करते हैं हम नंबर 2, नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो बिजनेस को बेनिफिट देते हैं, विच गिव्स बेनिफिट टू द बिजनेस फॉर मोर देन 1 ईयर। जो बिज़नेस को 1 साल से ज़्यादा अरसे का जो बेनिफिट देते हैं, फॉर मोर देन 1 ईयर, ग्रेटर देन 1 ईयर, वो आपके बेसिकली नॉन करंट एसेट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये जो लैंड एंड बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, प्लांट, इसी में आ जाता है प्रॉपर्टी, लैंड एंड बिल्डिंग, इक्विपमेंट, फर्नीचर, मोटर व्हीकल, ऑफिस, प्रेमिसेस, ये सारे के सारे आपके नॉन करंट एसेट्स हैं कि जिनको बिजनेस यूज़ करेगा फॉर मोर देन 1 ईयर। ठीक है, ये क्या है, नॉन करंट एसेट्स। अब इसी में 2 कॉन्सेप्ट्स हैं छोटे छोटे से, एक टेंजिबल है और एक इनटेंजिबल है। मैं यहीं पर टैकल करता हूँ उसको, टेंजिबल और दूसरा इनटेंजिबल। टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स ऐसे हैं जिनको आप देख सकते हैं, जिनको आप छू सकते हैं और उनकी प्रेजेंस को आप फील कर सकते हैं। जैसे कि सारे के सारे नॉन करंट एसेट्स जो आपने ये लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे टेंजिबल हैं, मतलब दे हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। इनटेंजिबल होते हैं, they do not have any physical existence,
इनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, ठीक है। इनको आप देख नहीं सकते, इनको आप छू नहीं सकते, लेकिन इनकी प्रेजेंस को आप फील कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये कौन से हैं अभी मैं बता देता हूँ। आपने कोई ब्रांड ख़रीद ली है, आपके पास कोई कॉपीराइट्स हैं, आपके पास कोई पेटेंट्स हैं, आपके पास कोई लाइसेंस हैं, कोटाज हैं, ट्रेडमार्क्स हैं, ये सारे के सारे इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास जो सॉफ्टवेयर्स हैं कंप्यूटर्स में पड़े हुए, कंप्यूटर इटसेल्फ तो आपका टेंजिबल है ना, आप देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, फील भी कर सकते हैं, लेकिन जो उसके अंदर सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो इनटेंजिबल होगा। देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन फील तो कर सकते हैं। आपका जिस्म टेंजिबल है, उसके अंदर जो रूह है वो इनटेंजिबल है। मेक सेंस। आपका मोबाइल फ़ोन टेंजिबल है, उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, चाहे वो एंड्रॉयड है चाहे वो एप्पल का है, दैट इज़ इनटेंजिबल। मेक सेंस। आगे चलते हैं, अगली टर्मिनोलॉजी हम डिफाइन करते हैं, दैट इज लाइबिलिटी। व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड लाइबिलिटी? लाइबिलिटी का मतलब होता है प्रेजेंट obligation of business, the settlement of which results outflow of economic resources। आपने उधार पे चीज़ें ले ली हैं, ये माजी में इवेंट हो गया ना, आपने उधार पे चीज़ें ले ली हैं, अब आपने पे करना है, ये आपकी प्रेजेंट ओब्लिगेशन है। आपने कर्ज़ा ले लिया है, ये माजी में इवेंट हो गया है, आपने अब पे करना है, ये आपका प्रेजेंट ओब्लिगेशन है। तो प्रेजेंट ओब्लिगेशन जो भी बिजनेस का है, ओब्लिगेशन से मुराद रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे, जो मौजूदा जिम्मेदारी है अदायगी की, उसको आप लाइबिलिटी बोलते हैं। और आगे वो कह रहा है सेटलमेंट। सेटलमेंट का मतलब होता है डिस्चार्ज करना। जब आप लाइबिलिटी पे करेंगे तो आपके पास से रिसोर्सेज का आउटफ्लो होगा। यहाँ पर रिसोर्सेज से मुराद क्या है? यहाँ पर रिसोर्सेज से मुराद है कैश। जब आप लाइबिलिटी पे करेंगे तो आपके पास से कैश जाएगा या आएगा? जाएगा ना, इसको लाइबिलिटी बोलते हैं। तो लाइबिलिटी क्या है? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मौजूदा जो आपने अदा करना है, और जब आप अदा करेंगे फ्यूचर में तो आपके पास से रिसोर्सेज जाएंगे। यहाँ पर रिसोर्सेज से मुराद क्या है? लिक्विड फॉर्म में एसेट है, कैश है। मेक सेंस। इसी तरह लाइबिलिटीज़ की दो टाइप्स हैं, टू टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ की फर्दर दो टाइप्स हैं। इसमें एक जो टाइप है उसको आप करंट लाइबिलिटी बोलते हैं, यू हैव करंट लाइबिलिटी, और एक जो टाइप है उसको आप नॉन करंट लाइबिलिटी बोलते हैं। यू हैव करंट लाइबिलिटी एंड द अदर वन इज नॉन करंट लाइबिलिटी। नाउ एक हमारे पास करंट है और नंबर 2 नॉन करंट है। पहले हम देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय करंट लाइबिलिटी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो हम पढ़ चुके हैं पीछे करंट एसेट में, वही है। करंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी है दैट इज सपोज्ड टू बी पेएबल विद इन 1 ईयर। विद इन 1 साल के अंदर अंदर जो भी आपके बिजनेस ने पे करना है वो करंट लाइबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर्स, जिन लोगों से उधार पे चीज़ें ली थी जिनको फ्यूचर में पे करना है, वो हमारी लाइबिलिटी है ना। कौन सी? करंट लाइबिलिटी है। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिट कार्ड एग्जांपल्स है बैंक ओवरड्राफ्ट के। आल तो इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन आप अभी समझ लें कि क्रेडिट कार्ड, आपके अकाउंट में पैसे नहीं हैं, आप फिर भी 50,000 की शॉपिंग कर सकते हैं बैंक के खाते में, और बाद में आपने बैंक को पे करना है। क्रेडिट कार्ड के ऊपर आपने शॉपिंग कर ली है,
अब आपने बैंक को पे करना है ना, वो आपकी करंट लाइबिलिटी है, बिकॉज यू आर सपोज टू बी पेएबल विद इन द 1 ईयर। मेक सेंस? नंबर 2, नॉन करंट लाइबिलिटी। जैसे कि नाम से जाहिर है, करंट अगर 1 साल के अंदर अंदर पे होनी है तो नॉन करंट मोर देन 1 ईयर। ऐसी कोई भी लाइबिलिटी जो आपने 1 साल से ज़्यादा अरसे में पे करनी है वो नॉन करंट होगी। फॉर एग्जांपल, आपने कोई बैंक लोन ले लिया 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, कोई भी ऐसी अमाउंट, कोई भी ऐसी लाइबिलिटी जो 12 महीने से ज़्यादा की होगी, 13 महीने की होगी, वो नॉन करंट में आएगी। ठीक है, जैसे कि मैं लिख देता हूँ 2 ईयर बैंक लोन, बैंक, ये आपकी क्या है? नॉन करंट लाइबिलिटी है। मेक सेंस? आगे चलते हैं। अगला जो हमारे पास टर्मिनोलॉजी है, कॉन्सेप्ट है, वो है एक्सपेंस का। किस चीज़ का है? एक्सपेंस का है। एक्सपेंस के बारे में हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ बेनिफिट टेकन। इसको ज़रा डीपली अंडरस्टैंड कीजिएगा कि इसका मतलब क्या है। थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको, लेकिन आप जब समझ जाएंगे तो आसान हो जाएगा। एक्सपेंस का मतलब कॉस्ट ऑफ बेनिफिट टेकन, जो आपने बेनिफिट लिया उसकी जो कीमत अदा की वो आपका एक्सपेंस है। आप चले गए खाना खाने एक रेस्टोरेंट के ऊपर, आपने 5,000 का खाना खा लिया, बिल वेटर लेके आया, तो वो जो बिल है वो क्या है? एक्सपेंस है। मतलब वो जो 5,000 का बिल आपके सामने है, वो बिल क्या कह रहा है? वो चीख के ये कह रहा है कि जो आपने बेनिफिट लिया उसकी कीमत अदा करो, तो वो आपका एक्सपेंस है। आपने पूरा महीना बिजली यूज़ की, महीने के बाद बिजली का बिल आता है, वो बिल क्या है? आपका एक्सपेंस है। क्या मतलब? उसके ऊपर लिखा हुआ 15,000 बिल अदा करें, वो यही तो कह रहे हैं इनडायरेक्टली कि जो बेनिफिट आपने पूरा महीना लिया है ना 15,000 वैल्यू का, उसकी कीमत अदा करें। कॉस्ट ऑफ बेनिफिट टेकन। मेक सेंस? पूरा महीना मज़दूरों ने, एम्प्लॉइज़ ने आपके बिज़नेस में काम किया, महीने के बाद आपने जो सैलरीज पे करनी है वो एक्सपेंस है। पूरा महीना आपने उनसे बेनिफिट लिया है ना, अब उसकी कीमत अदा करें इन द फॉर्म ऑफ सैलरीज, वेजेस, वो एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस का मतलब क्या है? जो बेनिफिट आपने ले लिया है वो आपका, जो बेनिफिट की कॉस्ट आप पे करेंगे वो एक्सपेंस है। आपने पूरा महीना एक घर में रह लिया, महीने के बाद जो किराया आपने पे करना है वो एक्सपेंस है, बिकॉज यू हैव टेकन द बेनिफिट फॉर द होल 1 month एंड नाउ यू आर सपोज टू पे इट्स कॉस्ट, दैट इज योर एक्सपेंस। मेक सेंस? फॉर एग्जाम्पल, जो आपकी वेजेस हैं, सैलरीज हैं, वेजेस, सैलरीज, रेंट, जितने भी आपके ग्रॉसरी बिल्स हैं, टेलीफोन, आपकी इलेक्ट्रिसिटी, आपकी गैस के बिल्स, आपका जो इंटरेस्ट है, आपने कर्ज़ा लिया है उसको यूज़ करने का जो कॉस्ट अदा करनी है, आपका जो टैक्स है, वो सारे के सारे आपके एक्सपेंस हैं। मेक सेंस? अगली टर्मिनोलॉजी डिस्कस करते हैं, दैट इज़ योर इनकम। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड इनकम? इनकम को हम कहते हैं अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विस प्रोवाइडेड। आप कोई चीज़ बेचें या आप कोई सर्विस प्रोवाइड करें, जो आप अर्न करेंगे वो आपकी इनकम होगी। अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, आपका स्टेशनरी का बिजनेस है, आप स्टेशनरी बेचेंगे, जो पैसे आएंगे वो इनकम है। जो आप सर्विस प्रोवाइड करेंगे, जो अर्निंग होगी वो आपकी इनकम है। मेक सेंस? आगे चलते हैं। अगली टर्मिनोलॉजी है परचेजेस। परचेजेस को हम कहते हैं गुड्स परचेज्ड फॉर रीसेल पर्पस।
जो भी चीज़ें आप ख़रीदते हैं बेचने के लिए वो आप कहते हैं परचेजेस हैं। यानी कि इनडायरेक्टली अगर मैं इम्पोर्टेंट बात लिखूं, जो बेसिकली आपका नेचर ऑफ बिजनेस है उसमें जो जो आइटम आपकी आएगी वो आपकी परचेजेस हैं। जैसे कि मेरा नेचर ऑफ बिजनेस स्टेशनरी है ना, मैं स्टेशनरी का काम करता हूँ। स्टेशनरी जब मैं ख़रीदूँगा किस मकसद के लिए? बेचने के लिए ख़रीदूँगा ना। वो मेरे लिए क्या है? वो मेरे लिए परचेजेस हैं। मेरा गाड़ियों का शोरूम है, गाड़ियाँ मैं क्यों ख़रीदूँगा? बेचने के लिए। नेचर है ना मेरे बिज़नेस की, वो गाड़ियाँ मेरे लिए परचेजेस हैं। मैं अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रॉपर्टी डीलर हूँ और मेरे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं ख़रीदता हूँ बेचता हूँ, वो मेरे लिए परचेजेस होंगी। इसका मतलब है परचेजेस और एसेट्स बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है। मेरा स्टेशनरी का बिजनेस, स्टेशनरी मेरे लिए परचेजेस है, और स्टेशनरी के बिजनेस में जो गाड़ी मैंने इन्वेस्ट की हुई है वो एसेट है, गाड़ी तो नहीं ना बेचनी। और अगर मेरा गाड़ियों का बिजनेस है तो गाड़ियाँ मेरे लिए परचेजेस हैं, और वो जो शोरूम बना हुआ है वो मेरे लिए एसेट है। शोरूम तो नहीं बेचना ना, गाड़ियाँ बेचनी है। और अगर मैं प्रॉपर्टी एडवाइज़र हूँ तो वो शोरूम मेरे लिए परचेजेस होगा, क्योंकि मैंने वो प्रॉपर्टी बेचनी है। समझ आ रही ना बात की? तो परचेजेस एक्सक्लूसिवली वो चीज़ें होती हैं जो आप ख़रीदते हैं बेचने के लिए। नाउ इसी के ऑपोजिट जो टर्म है वो है सेल्स। व्हेन, जब परचेज्ड goods are sold, it becomes sales। ठीक है, जब ख़रीदा हुआ माल बिक जाता है, जब मेरी स्टेशनरी जो मैंने ख़रीदी थी बेचने के लिए वो परचेजेस थी, जब वो बिक गई हैं तो वो सेल्स बन जाएंगी। जब मेरा गाड़ियों का बिजनेस है, गाड़ियाँ मैं ख़रीदूँगा परचेजेस होंगे, जब वो बिक जाएंगे तो सेल्स बन जाएंगे। ठीक है, सेल्स इनकम है ना आपकी। आगे चलते हैं, प्रॉफिट। बड़ी सिंपल सी बात है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस। जब आपकी इनकम आपके एक्सपेंसेस से बढ़ जाएं तो वो आपका प्रॉफिट कहलाती है। मेरी स्टेशनरी 60,000 की बिकी है, सेल्स मेरी इनकम है। मैंने ख़रीदी थी 40,000 की, परचेजेस मेरा एक्सपेंस है। 40,000 की चीज़ ख़रीद के मैंने 60,000 की बेची है, तो 20,000 का मुझे क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया ना। जब मेरी इनकम मेरे एक्सपेंसेस से बढ़ जाएगी, प्रॉफिट कहलाएगा। इसी तरह अगली टर्मिनोलॉजी है लॉस। उसी को उल्ट कर लें प्रॉफिट की डेफिनेशन को। लॉस की डेफिनेशन क्या है? एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इनकम्स। जब मेरे एक्सपेंसेस मेरी इनकम से बढ़ जाएंगे, उसी एग्जांपल को ले लेते हैं। मैंने 60,000 की स्टेशनरी बेची है, मेरी इनकम हुई है। ख़रीदी थी मैंने 70,000 की, मेरा एक्सपेंस हुआ। ठीक है, 70 की ख़रीद के मैंने बेची है कितने की? 60 की। तो 10,000 का मेरा क्या हो गया? मेरा नुकसान हो गया, लॉस। जब मेरी इनकम मेरे एक्सपेंसेस से कम हो या एक्सपेंसेस इनकम से बढ़ जाएं तो वो लॉस कहलाता है। आखिरी टर्मिनोलॉजी है हमारे पास यहाँ पर ब्रेक इवन। ब्रेक इवन से क्या मुराद है? व्हेन एक्सपेंसेस बिकम इक्वल टू इनकम्स। ठीक है, और ब्रेक इवन को और क्या कहा जाता है? नो प्रॉफिट नो लॉस। ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, जितने की चीज़ ख़रीदी थी उतने की बेच दी। मैंने 60,000 की चीज़ बेची है,
सेल्स कहलाती हैं। सेल्स क्या है? इनकम है। मैंने 60,000 की ही ख़रीदी थी। जो चीज़ ख़रीदती है बेचने के लिए परचेजेस कहलाएंगी ना। परचेजेस की असेंस क्या है? एक्सपेंस है। 60 की ख़रीदी, 60 की बेची, तो कितना प्रॉफिट हुआ? नील। कितना लॉस हुआ? नील। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं क्या? ब्रेक इवन पॉइंट। मेक सेंस? चलें, थैंक यू।